हेलो बच्चों। तो कल हमने आपको पढ़ाया था, पहले वाली जो वीडियो थी मैंने भेजा था आपको। तो उसमें हमने पढ़ा था लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज और लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, कि यहाँ इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, किस किस चीज़ के लिए यहाँ पे जो लैंड है, हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो अर्थ है, उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। भाई किसी भी ज़मीन का जो यूज़ होता है वो अलग अलग फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला है फिजिकल फैक्टर और सेकंड है आपका ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में कौन सा है, इसमें क्लाइमेट है, सॉइल टाइप है, टोपोग्राफी। किसी भी जगह का जो यूज़ अगर हो रहा है तो वहाँ पे क्लाइमेट क्या है, उसका सॉइल वहाँ पे किस टाइप की है, और वहाँ के जो टोपोग्राफी है वो क्या है। ठीक है, दूसरा ह्यूमन फैक्टर है, उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी है, कल्चरल है, ट्रेडिशन है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, ये सब। तो यानी कि किसी भी ज़मीन का जब यूज़ किया जाता है तो ये जो दो फैक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास, तो ये हमारे पास आप देख रहे होंगे आपकी बुक में भी है, ये दो कंपैरिजन किया हुआ है, दो डाटा दे रखे हैं। एक है आपके पास कब का, एक है आपके पास 1960 टू 61 का, और एक है 2008 और 9 का। ठीक है, इसमें कंपेयर किया हुआ है कि 1960 और 61 में कितना जो लैंड एरिया था किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, और वही 2008 में और 9 में वो लैंड एरिया अगर फॉरेस्ट लैंड था तो 1960 और 61 में कितना यूज़ किया जाता था, और 2008 और 9 में बढ़ा है या उसका यूज़ बढ़ा है या घटा है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इन इंडिया लैंड यूज डाटा इज अवेलेबल फॉर ओनली 93% ऑफ टोटल एरिया, और इंडिया में जो टोटल एरिया है उसका 93% ही एरिया जो है वो अवेलेबल है, उसका जो डाटा है वो अवेलेबल है। बिकॉज लैंड यूज रिपोर्टिंग ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट आसाम एंड सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ नॉट बिन सर्वे। ठीक है, क्योंकि 93% केवल इसलिए है, उसका जो डाटा है वो इसलिए अवेलेबल है क्योंकि हमारा जो अधिकांश पार्ट है केवल आसाम को छोड़ के, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो अधिकांश स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं हमारे, केवल आसाम को छोड़ के, और कुछ पार्ट जो जम्मू एंड कश्मीर का है उसको इसमें इस सर्वे में इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, यही कारण है कि केवल हमारे पास जो डाटा है लैंड का वो 93% है। ठीक है, अब है ये आप देख रहे होंगे कि जो 1960 टू 61 और 2008 और 9 में बहुत सारे चेंजेस आए हैं लैंड यूज पैटर्न में। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ज़रूरी नहीं है जो फॉरेस्ट एरिया था 1960 में अगर क्या है वो ज़्यादा यूज़ होता था, उसका परसेंटेज ज़्यादा था यूज़ का, तो हो सकता है 2008 और 9 में वो कम हुआ हो, डिक्रीज हुआ हो, या फिर हो सकता है वो इंक्रीज हुआ हो। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है 1960 और 61 का और 2008 और 9 का। ठीक है, अब है फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, एरिया अंडर फॉरेस्ट इज फार लेस देन 33%। ठीक है, एरिया अंडर फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट के अंडर में जितना एरिया है वो बहुत दूर है 33% से, विच इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, और आपको मालूम है जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, उसकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी NFP जो थी 1952 उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास है द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर इज वेरी लो, जो ऐसी लैंड जो परमानेंट पास्चर है वो भी कम है, एंड स्टिल डिक्रीजिंग, और लगातार डिक्रीज हो रही है। पहले तो कम है लेकिन धीरे धीरे वो भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वी विल नॉट बी एबल टू प्रॉपरली फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन इन फ्यूचर ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। अगर इसी तरह से क्या है हमारा जो पास्चर लैंड है वो अगर धीरे धीरे डिक्रीज, पहले तो कम है और धीरे धीरे अगर वो डिक्रीज होता रहा तो हमारे जो कैटल हैं वो कहाँ हम उनको फीड करवाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपके पास, मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो आर ऑफ पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ सच कल्टिवेशन इज वेरी हाई। और कुछ जो हमारे फैलो लैंड है, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी भी ज़मीनें होती हैं जो एक से लेके 5 साल के लिए छोड़ी जाती है, फिर 5 साल बाद उसमें फिर से एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी ज़मीनें जो फैलो लैंड हैं वो या तो पुअर क्वालिटी की हैं या फिर उसमें जो कल्टिवेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, दीज लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2
2 to 3 ईयर्स, ठीक है। और ऐसी लैंड को जिसमें जो या पुअर क्वालिटी की है या फिर कल्टीवेशन का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, उसको 2 या 3 सालों में एक बार ही उसको कल्टीवेट किया जाता है। एंड इफ़ देयर आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, अगर इस जमीन को भी नेट सोन एरिया में इंक्लूड किया जाए NSA में, विल बिकम 54%, ठीक है। द NSA विल बिकम 54%। तो ऐसी अगर इसको हम इंक्लूड करते हैं नेट सोन एरिया में, तो हमारा जो NSA है यानी कि नेट सोन एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, 54% हो जाएगा, ठीक है। इतना है आपको समझ में लैंड जो आपने किसके बारे में पढ़ा, लैंड यूज पैटर्न के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेट सोन एरिया इन डिफरेंट स्टेट, ठीक है। अलग अलग स्टेट हैं और अलग अलग स्टेट में जो नेट सोन एरिया है, शुद्ध बोया हुआ जो भाग है, कल्टिवेटेड एरिया जो है वो कितना है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेराइज वाइडली बिटवीन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। इट इज ओवर 80% ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जहाँ ये नेट सोन एरिया जो है, जहाँ पे पंजाब और हरियाणा में 80% है, ठीक है। ड्यू टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ के कारण वहाँ पे लोग बहुत सारा एग्रीकल्चर करते हैं, बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं। तो वहाँ पे जो नेट सोन एरिया का जो परसेंटेज है वो 80% है। इट इज़ लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अदर स्टेट्स को देखें, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, वहाँ पे ये 10% से भी कम है। जो यहाँ का नेट सोन एरिया है वो 10% से भी कम है। जहाँ पंजाब और हरियाणा में 80% है नेट सोन एरिया, वहीं इन स्टेट में क्या है, 10% से भी कम है, ठीक है। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड विदाउट अप्रोप्रिएट कंजर्वेशन मेजर हैड क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अगर हम इसी तरह से भाई लैंड का यूज करते रहे बिना किसी अप्रोप्रिएट कंजर्वेशन मेजर के, तो क्या है, आगे चल के जो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इट हैज सीरियस इफेक्ट ऑन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, और लैंड डिग्रेडेशन होगा तो इसका कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी पे भी असर पड़ेगा और इन्वायरमेंट पे तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो अब है आपके पास इतना, आपको समझ में आया नेट सोन एरिया क्या है, अलग अलग है हर स्टेट का, ठीक है। अब है आपके पास अगला जो टॉपिक हमारे पास है वह है लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, ठीक है। भैया आपने देखा कि भाई क्या होता है, अगर हम इसी तरह से कंटिन्यू बिना किसी सेफ्टी मेजर के क्या है लैंड को यूज करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या है लैंड डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो लैंड को डिग्रेड होने से हमें बचाना है, उसके लिए हमें कंजर्वेशन मेजर अपनाने हैं, ठीक है। अब है 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। हमारी, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि 95% जो हमारी बेसिक नीड्स है, चाहे वो फूड की हो, शेल्टर की हो, चाहे वो क्लोथिंग की हो, वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लैंड से ऑब्टेन करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ है डिग्रेडेड लैंड, और हम ही लोग हैं, हमारी एक्टिविटी हैं जो लैंड को डिग्रेड करती हैं। एंड ऑल्सो इंक्रीज द पेस ऑफ डैमेजिंग द लैंड कॉज बाय नेचुरल फोर्सेस। और कुछ ऐसे कुछ ह्यूमन जो बीइंग है वो लैंड को डिग्रेड करता है, और कुछ क्या है नेचुरल फोर्सेस होती हैं जो क्या है जिसके कारण लैंड क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। वेस्ट लैंड आर डिग्रेडेड लैंड, ठीक है। जो वेस्ट लैंड होती है वो भी डिग्रेडेड लैंड में की कैटेगरी में आती है, विच डू नॉट फुलफिल देयर लाइफ सस्टेनिंग पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि वो डिग्रेडेड लैंड में इसलिए आ रही है क्योंकि उसके अंदर जो लाइफ सस्टेनिंग पोटेंशियल होती है वो खत्म हो जाते हैं। इट इंक्लूड रॉकी एंड डेजर्ट एरिया, ठीक है। इसमें जो डेजर्ट एरिया है हमारा, रॉकी एरिया है, और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, और जो ऐसी लैंड भी आती है जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए यूज की जाती है, जैसे सेटलमेंट के लिए, रोड के लिए, रेलवेज के लिए, इंडस्ट्री के लिए। और इंडिया हैज़ अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वेस्ट लैंड, ठीक है। और हमारे इंडिया में कम से कम 130 मिलियन हेक्टेयर है वेस्ट लैंड, ठीक है। अब है इट कंप्राइजेज 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई अलग अलग जो चीज़ें हैं उससे जो लैंड है वो डिग्रेड होती है, तो कौन सी चीज़ से कितना परसेंट डिग्रेड हो रही है, ठीक है। तो 28% जो है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, हमारा जो फॉरेस्ट है वो 28% डिग्रेडेड है। 56%
इज वाटर इरोडेड, और 56% ऐसा है जो वाटर इरोडेड है, और 10% इज विंड इरोडेड, और 10% जो है एरिया, लैंड एरिया है वो विंड इरोडेड है, एंड द रेस्ट 6% इज अफेक्टेड बाय सैलिन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट, ठीक है। और बाकी का जो 6% हमारा है वो अफेक्टेड है सैलिन से, वो उसका जो वाटर है वो सॉल्टी एसिड, सॉल्टी हो चुका है, और एल्कलाइन है, ठीक है, यानी एसिडिक है, जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। अब है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑपरेशंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। इसी तरह से डिग्रेडेशन को कौन भी बढ़ावा देता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ, ओवरग्रेजिंग हुआ, एक्सपेंशन ऑफ माइनिंग जो है, क्वेरिंग है, ठीक है, ये सब भी कारण है लैंड को डिग्रेड होने का, ठीक है। बिसाइड दी नेचुरल फैक्टर लाइक, इसके अलावा जो नेचुरल फैक्टर है, विंड है आपके पास, जो क्या है, जैसे विंड है, वाटर है, वो भी कारण है इरोज होने का, यानी लैंड डिग्रेड होने का, क्योंकि क्या है, वाटर के कारण, विंड के कारण क्या होती है, जो टॉप सॉइल होती है हमारी वो इरोज हो जाती है, ठीक है। अब है आपके पास माइनिंग कॉट डीप स्कर एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्निंग व्हेन एक्सकेवेशन ऑफ मिनरल इज कंप्लीटेड, ठीक है। इसी तरह से माइनिंग के कारण भी लैंड डिग्रेड होती है, क्योंकि जब हम माइनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, एक होल जैसा बन जाता है, वहाँ की जो जमीन है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। इसी तरह से जब हम लाइमस्टोन को ग्राइंड करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हवा में तैरते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो क्या हो, लैंड में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। और जब उसके ऊपर पानी पड़ता है, वाटर पड़ता है, तो वो क्या हो जाते हैं, वहीं पे क्या हो जाता है, मीन्स वो वहाँ पे जम जाते हैं, ठीक है। तो जब क्या है, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो वहाँ के उतने एरिया की जो लैंड होती है वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है। अब है एरियाज एंड कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, कौन कौन से एरिया, क्या कारण है लैंड डिग्रेडेशन होने का, ठीक है। माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग और एरिया वियर लैंड डिग्रेडेशन हैज अक्यर्ड, ठीक है। माइनिंग और क्वेरिंग के कारण कौन कौन से स्टेट हैं, तो वो स्टेट हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। यहाँ पे माइनिंग और क्वेरिंग के कारण क्या होती है, लैंड डिग्रेड हुई है। वाटर लॉगिंग ड्यू टू ओवर इरीगेशन causing increase in salinity and alkalinity, पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है, इसके कारण वहाँ पे क्या होता है, ये डिग्रेडेशन का कारण है, वाटर वहाँ पे ओवर जो इरिगेशन है वो वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन होने का कारण है, ठीक है। इसी तरह ओवर ग्रेजिंग है, जो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में और हिली स्टेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में इंडिया में है, ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेड होती है, ठीक है। अब है आपके पास, अब है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन द मेथड्स गिवन ब्लो कैन बी इम्प्लॉयड, ठीक है। अब क्या है, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कि हमारा जो लैंड है, जितनी हमारे पास लैंड है वो डिग्रेड ना हो, इसके लिए हम कुछ मेजर्स हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेजर है भाई, हम अपनी लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, तो पहला जो मेजर है वो क्या है, अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। क्या करें, बजाय डिफॉरेस्टेशन के हमें अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जो हमारा ग्रेजिंग लैंड है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है। सेकंड है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदा वेस्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल करना चाहिए आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है। यानी पहले उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और उसके बाद उसको डिस्पोजल और डिस्चार्ज करना चाहिए, ठीक है। तीसरा है आपके पास, थर्ड है कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज, जो ओवर माइनिंग एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करना चाहिए। फोर्थ है प्लांटिंग ऑफ सेटल बेल्ट ऑफ ट्रीज इन एरिड एरिया, जो एरिड एरियाज है वहाँ पे सेटल बेल्ट लगानी चाहिए। सेटल बेल्ट का मतलब हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि तेजी से आने वाली जो हवा है उस हवा को वो वहीं रोक सके। जो पेड़ पौधे होंगे, जब पेड़ पौधे होंगे तो वो हवा को रोकेंगे, ठीक है। और जो हमारी सॉइल है वहीं पे डिपॉजिट उड़ के फिर वहीं डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट जो है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग जो है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, ठीक है। अब है आपके पास 6 स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, ठीक है। जो सैंड ड्यून्स होते हैं, जो
रेत के टीले होते हैं उनमें क्या होना चाहिए, थॉर्नी बुशेस यानी कि जो कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं उनको हमें उगाना चाहिए, जिससे कि उसकी जड़ें जो है उस सैंड ड्यून को बांधे रखे, ठीक है। और लास्ट हमारे पास वेस्टलैंड मैनेजमेंट, ठीक है, जो वेस्टलैंड है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे कि वो उसको कल्टिवेशन के लायक बनाया जा सके, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। ओके।